Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study our first lecture of foreign policy of Pakistan. I think I should introduce myself. My name is Sarmad Aftab Lashari, and I did my bachelor's from Zabist, Karachi in 2016. It was a 4-year program, so it's equivalent to master's. I did my MPhil from Pakistan Studies in Qaid-e-Azam University, and I did my master's from Zabist. So my bachelor's is in international relations and my MPhil is in Pakistan Studies. We will be studying this course and I will be sharing details of how we will proceed. And पहले तो मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी स्टूडेंट के साथ, तो मुझे पता नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उर्दू में या इंग्लिश में। मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि मैं उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उर्दू में ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगा। मुझे पता नहीं है कि आपने फ़र्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से लेक्चर्स कवर किए हैं। हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि हम अभी ऑनलाइन क्लासेस जब तक चल रही हैं, हम लेक्चर में हर हफ्ते आपको 2 लेक्चर अपलोड करके आपके यूट्यूब पर अपलोड कर लूँगा और उसकी लिंक्स जो हैं वो सीआर के साथ शेयर कर लूँगा। तो पहले मैं आई थिंक आपने पहले ये डिस्कस किया होगा, पहले इंट्रोडक्शन की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। तो मेरा जो मेथोडोलॉजी ये है कि मैंने एक बुक आपको दे दी है आपके सीआर को, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, 1947 से लेकर 2010 तक कवर करता है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1965 से चैप्टर 9 जो उसका है वहाँ से उसका शुरुआत करेंगे। लेकिन क्योंकि आज पहला सेशन है तो मैं चाह रहा था कि पहले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक बड़ा मशहूर लेक्चर होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड वाई आर वी स्टडिंग फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे नहीं पता कि आपने पुराने सेशन में क्या पढ़ा है, पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू रिवाइज़ ऑल द थिंग्स एंड इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पूरे एक लेक्चर को, इंट्रोडक्शन लेक्चर को कंपाइल करके एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाकर वो मैं अपलोड कर लूँ, ताकि आपकी कुछ यादें ताज़ा हो जाएं कि आपने पहले क्या क्या पढ़ा था। So the first question is, you have read many courses, of course you are in a 3rd year. So international relations is first of all there are 2 basic disciplines जिसमें हम कहते हैं कि एक साइंस है, साइंस के अंदर हम कहते हैं कि एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस में आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिज़िक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो। सोशल साइंस में यू स्टडी पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर की जब बात आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे सोशल साइंसेस में। जो थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं मोस्टली वो हम सोशल साइंसेस में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ अ कोर्स डिज़ाइंड टू स्टडी द हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। there is no universal definition, so we can disagree and slightly can mold definition according to our own understanding. There is a perception about Pakistan studies that it is propagated by the state. It is a narrative of the state. To some extent we can agree that it is a narrative of the state. Pakistan studies is a narrative of the state, जहाँ पर रियासत आपको बताती है कि आपको किस तरह बिहेव करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, किस किताबों पर पाबंदी होनी चाहिए, कौन सा नैरेटिव किस तरीके से कहाँ तक डिस्कशन का स्पेस मौजूद है, कौन से ऐसे मौजू हैं जो ममनू हैं, जो नहीं पढ़ाए जाते। सोशल साइंसेस का मसला ये है कि आपको साइड लेनी पड़ती है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू कायम रखना पड़ता है। किसी और सब अगर मैथमेटिक्स होता 2 + 2 4 होता, उसका एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव आंसर होता, उस पर यूनिवर्सल एग्रीमेंट हो जाता है कि 2 + 2 = 4। बट सोशल साइंसेस यू विल हैव टू टेक साइड्स एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम ज़्यादा एक्टिविज़म नहीं करेंगे, हम एकेडमिकली हर चीज़ को डिस्कस करेंगे।
जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, एकेडमिक एविडेंस हमारे पास एकेडमिशियंस ने जो लिखा है, हम उनको पढ़ेंगे, उन पर तज्जिया करेंगे और उस पर अपनी राय कायम करेंगे। मैं चाहता हूं जब आप ये क्लास अटेंड करें, इंशाल्लाह हमारे रेगुलर क्लासेस भी होंगे, तो आपकी जो अपनी पर्सनल एफिलिएशंस हैं, आपकी जो पर्सनल बायसेस हैं, अगर आप किसी पार्टी को सपोर्टर हो या किसी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हो, तो वो आप अपने क्लास के बाहर छोड़ कर आएँ बिलीव्स। यहाँ पर आप एज ए सोशल साइंटिस्ट, एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस के पाकिस्तान सीरीज़ के स्टूडेंट बनकर आए हैं, तो यहाँ पर आप सीखने की नीयत के साथ, सीखने की एक इंटेंशन के साथ आएंगे, तो ओपन माइंडेडनेस के साथ आप हर पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें, क्योंकि डिस्कशंस में बहुत सारी हीटेड डिबेट्स मुतवक्का हैं हमारी। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं। आप क्वेश्चन उठा सकते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग पे, मेरी अप्रोच पे, एंड आई विल वेलकम दैट। यू कैन क्रिटिसाइज मी एज वेल एज अ टीचर, आई वुड अप्रिशिएट दैट, बट ऑफ कोर्स एथिक्स के दायरे में रहते हुए क्रिटिसिज्म करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन रेज करने का एक तरीका होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं एज अ स्टूडेंट, वो आपको कायम रखनी पड़ेंगी। So let's come to the topic. Our first topic is basic concepts of foreign policy, and the most important concept is determinants of foreign policy. Determinants means the factors that affect foreign policy. So first of all, what is foreign policy? If you look at the modern states हमारे पास नेशन स्टेट्स जो वजूद में आया है अभी, उसकी कुछ हिस्ट्री है। रियासतें वजूद में कैसे आती हैं, रियासत क्या है, स्टेट क्या एक आसमानी कोई किसी कुरान में लिखा है कि ये रियासत है, और क्या आइन जो है वो इंसान बना सकते हैं, क्या उस पर अमल दरामदी, उसकी क्या कोई सरहद होती है, कोई टेरिटरी होती है, क्या वो आइन जो है रियासत का जो कानून है वो उसके सिटीजन्स पे अप्लाई होता है। तो हम अगर इसका तज्जिया करें एवोल्यूशन किस तरीके से हुई है, तो हम जानते हैं कि 5000-6000 साल पहले इंसानी सिविलाइजेशंस इज़ बेस्ड ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स, जहाँ पर कुछ मर्द हजरात होते थे जो शिकार करते थे, और औरतों का भी उसमें रोल मुतय्यन था। तो वो शिकार करके आते थे, उसके बाद वो अपना शिकार करके जानवर खाते थे, और उनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, उनके पास कोई लॉज नहीं थे, उनके पास हो सकता है कोई एंशंट रिलीजन हो जो वो फॉलो करते हों, लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न रिलीजन्स आए हैं वो बाद में आए। तो वहाँ पर जो इशू था वो इकोनॉमिक था, पूरा का पूरा सर्वाइवल का इशू था, खाना था और अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप करनी थी कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कोई थ्रेट आ जाए, कोई जानवर हमला कर दे तो उसको कैसे बचना है। तो हमारे पास एंशंट जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो तो ये कहता है कि कोई भी बाउंड्री नहीं थी, कोई भी मुमलिकत नहीं थी, कोई सल्तनत नहीं थी, कोई बादशाह या हुक्मरान नहीं था, और ये छोटे छोटे ट्राइब्स में तकसीम शुदा एक लोग थे जो रहते थे आपस में और इस तरीके से सफ़र गुजर करते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा आगे चल के कुछ मोनार्कीज़ कायम हुई, कुछ किंगडम्स कायम हुई। जो बादशाह सलामत होता था वो हुक्मरान होता था किसी रियासत का, और वो हुक्म जारी करता था, और उसके नीचे खलीफे होते थे या वज़ीर होते थे, वो आपका हुक्म वो अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करवाते थे। वो ये जो फैसले होते थे एक इंडिविजुअल के, वो मुसल्लत किए जाते थे लोगों के ऊपर, पूरी उसकी राया के ऊपर। तो टेरिटरीज़ और बाउंड्रीज़ का फ़ैसला इस तरह होता था कि जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसके पास ज़्यादा घोड़े हैं, जो क्योंकि पुराने वेपन्स हमारे पास ही होते थे कि तीर अंदाज़ी होती थी या घोड़े होते थे, उन घोड़ों की सूरत में जो लश्कर लेकर दूसरे किसी छोटे ममालिक पे आपने कब्ज़ा कर लिया, आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, और वो आपकी ग़ुलाम बन गए या आपकी लौंडियाँ बन गईं, उनको लेकर अपने कब्ज़े में उनके माल गनीमत, उनका जो रिसोर्सेस हैं उस पर आपने कब्ज़ा कर लिया, वो आपका माल गनीमत बन गया। इस तरीके से आप एक्सपेंशन करते थे अपने पावर की बुनियाद पर, और इस तरीके से कई जंगें, हज़ारों सालों तक जंगें लड़ी गई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ, बहुत ज़्यादा इंसानियत का नुकसान हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 हुई है 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर 2 हुई है 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हम देखते हैं कि एक मॉडर्न स्टेट वजूद में आया। उससे पहले बल्कि 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट अगर हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई है पाकिस्तान इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अप्रोच अडॉप्ट की है कंट्रोल करने की, वो कॉलोनियल, उसको कहते हैं हम कॉलोनियलिज्म,
किसी तरीके से इकोनॉमिक एक अप्रोच लेके ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रपोज़ल लाई थी कि हम ट्रेड करेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र से उन्होंने मुआहदा किया। बहादुर शाह ज़फ़र ने जो आखिरी जो बादशाह थे उनको अलाउ किया और उस तरीके से उन्होंने अपनी एक सल्तनत कायम की। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट वजूद में आता है। मॉडर्न स्टेट वजूद में ये हुआ कि अब आप एक रियासत हैं, अब आपकी एक बाउंड्री है, आपकी सॉवरेंटी है, आपके हुकूक हैं। रियासत आपको प्रोटेक्ट करेगी, रियासत आपको कानून देगी, रियासत आपको एजुकेशन देगी, रियासत आपको तालीम देगी और सिक्योरिटी देगी। उसके बदले में आप टैक्स पे करेंगे। तो पूरा जो गवर्नेंस का निज़ाम है इस तरीके से चलता रहेगा और मॉडर्न स्टेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी जो पावर की गेम है उसमें कुछ कमज़ोर रियासतें होती हैं, कुछ मजबूत रियासतें होती हैं। तो कमज़ोर रियासतों के ऊपर आज भी हमलावर होती हैं, मजबूत रियासतें जिसमें जंगें होती हैं। लेकिन जंगों की जो नोयत है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी तब्दील हो चुकी है। तो ये मैंने आपको एक तज्ज़िया पेश किया है मॉडर्न स्टेट्स का कि किस तरीके से वो वजूद में आई हैं हंटर्स एंड गैदरर्स से लेकर आगे बढ़ के। सो कमिंग टू उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आप एक रियासत में होते हैं, आपकी एक जोग्राफ़ी है, तो आपको जाहिर सी बात है आइसोलेशन में नहीं लेना। इट्स अ ग्लोबल विलेज। हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस एरा में रहते हैं, वो एरा का होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यू इंटरडिपेंड ऑन अदर्स, यू डिपेंड ऑन अदर्स, यू कोऑपरेट एंड देन उसी पे हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल होता है। अलाइंसेस बनते हैं, अलाइंसेस की बुनियाद पर आप अपने फ़ैसले करते हैं कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। पाकिस्तान की जोग्राफ़ी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान पसंद करे या ना करे, इंडिया आपका नेबर है, अफ़गानिस्तान आपका नेबर है, ईरान आपका नेबर है, चाइना आपका नेबर है। तो अब कुछ फ़ैसलों की गुंजाइश मौजूद है जो करने हैं, और वो फ़ैसला ये है कि आप उन रियासतों के साथ किस किस्म का ताल्लुक़ कायम करेंगे। वो सफारती ताल्लुकात होगा, फ़ॉरेन पॉलिसी उसको कहते हैं, फ़ॉरेन सर्विसेज में उसका एक पूरा का पूरा हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है ढांचा, स्ट्रक्चर। उस तरीके से आप उनके साथ कायम करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि अफ़गानिस्तान के साथ किस किस्म का ताल्लुक़ होना चाहिए था, हमारी इंटरवेंशन क्या थी, 1971 में अफ़गान वार क्या हुई, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इस किस्म के क्यों हैं जो आज हैं। चाइना एक इमर्जिंग पावर है, हम चाइना को किस तरीके से देखना चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उस पर डिबेट भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको पेश किया कि फ़ॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत अब है, क्योंकि आपको डील करना है दूसरे ममालिक के साथ, और उसको डील करने के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। तो हम पहले 3 या 4 मेजर डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में। अब ग्लोबलाइजेशन हमारे पास है। ग्लोबलाइजेशन को हम कहते हैं द वाइडनिंग, डीपनिंग एंड द स्पीडिंग ऑफ द ग्लोबल इंटरेक्शंस अमंग द स्टेट्स, बिकॉज वी हैव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, there is a technology, and there is a social media that has unified the entire planet, entire earth. Now one state is not separate from other state. In the ancient times you don't know what is happening around the world, but in the modern times what is happening in America is affecting you. If there is a 9/11 happening in America, it will affect Pakistan. If there is something happening in France or something is happening in New Zealand, it will affect Pakistan, because you are part of the structure, and that structure is globalization. So it is observable, talking about globalization, it is the observable artifact of the political decision. It is not the decision but the product of the decision. ये एक ऐसी एक फील्ड है फ़ॉरेन पॉलिसी, या ऐसी एक साइंस है। ये एक फ़ैसला नहीं है, ये एक फ़ैसला कहीं और होता है, फ़ैसला कुछ और होता है, उसके नतीजे में कुछ मामलात पेश आते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आपको एक और लाए अमल की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ नॉट द डिसीजन बट द प्रोडक्ट ऑफ द डिसीजन। सो अकॉर्डिंग टू जोसेफ फ्रैंकल, ही इज़ अ थ्योरिस्ट, IR में, सोशल साइंटिस्ट में, ही इज़ अ रिसर्चर। ही सेज फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द डिसीजंस एंड एक्शंस which involves to some appreciable extent relations between one state and the others. Appreciable extent का मतलब क्या है कि आप उसकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करें, कंसिडर करें, और उसकी जो दूसरी रियासत है उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर असरअंदाज होती है इस अंदाज से कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर द कंट्रीज़ विच आर सराउंडिंग योर जोग्राफी। सो फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसिस्ट ऑफ द डिसीजंस, फैसले,
एक्शंस, कुछ अमल, which involves to some appreciable extent relations between one state और and the others. एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं, और appreciable extent की अगर आप उर्दू करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि एक ऐसी appreciable extent मतलब कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक एप्रिसिएशन का मतलब तारीफ़ करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे सेंस में इस्तेमाल किया हुआ है कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी एग्जिस्टेंस को आप इम्पोर्टेंस देते हैं और वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो एक रियासत से दूसरे रियासत के ताल्लुकात को इस तरह से देखते हैं जोसेफ फ्रैंकल। दूसरे हमारे थ्योरिस्ट हैं ह्यू गिब्सन। इन ह्यू गिब्सन्स इनसाइट फॉरेन पॉलिसी इज़ अ well-rounded comprehensive plan based on a knowledge and experience for conducting the business of the government with the rest of the world. It is aimed at promoting and protecting the interests of the nations. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि it is a comprehensive plan बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इल्म की बुनियाद पर और तजर्बे की बुनियाद पर ये एक साइंस है पूरी की पूरी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, आपके पास लाए अमल है जिसके तहत आप अपनी हुकूमत के मामलात बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट चलाते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हम प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर नेशंस, न सिर्फ पाकिस्तान के। हमारे पास 9/11 का वाक़या होता है, उसके बाद एक टेररिज्म का इशू आता है जिस पे हमने कहा कि नेटो की कुछ अफवाज बनती हैं नेटो में, जो अफ़गानिस्तान में और इराक़ में और दूसरे एरियाज़ जहाँ पर सीरिया में जहाँ पर टेररिज्म की एक वेव आई है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ अफवाज बनती है जिसमें कुछ यूनाइटेड फोर्सेस मिलके एक लाएमल बनाते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान की एक बहैसियत रियासत, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन एक इदारा है जो कौमी इदारा है जिसमें सारे ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हैं जो ग्लोबल पीस के लिए, प्रमोशन के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि आप दुनिया के ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और उनके लिए आप खिदमात अंजाम दें, उनके लिए कंट्रीब्यूट करें। तो टेररिज्म के मामला हम कहते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। टेररिज्म में हमारे 60,000 लोग शहीद हुए, पाकिस्तान की अफवाज ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ कुर्बानियां दी और ये हम सेल करते हैं दुनिया को कि ये हमारी कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स ग्लोबल पीस। या अफ़गानिस्तान में जो भी इन्वेजन हुई 1979 के बाद या 9/11 के बाद, उसका असर पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने जानें दी। So why you are doing this? Why it is affecting so much? Because we have to contribute towards a global peace. We are the signatory of the United Nations, and we have agreed because you cannot live in isolation. आप दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करते हो, पार्टनरशिप बनाते हो, आपको एक आपकी इमेज बनती है पूरे मुल्क की जिसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज़ नॉट अ रिलायबल स्टेट, पाकिस्तान इज़ अनप्रडिक्टेबल स्टेट। सो इट इज़ अ वर्क ऑफ अ फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स to promote a image of Pakistan that can safeguard the interests of Pakistan and the worldwide community, global community के भी इंटरेस्ट हमें सेव करने हैं। तीसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पेडलफोर्ड, a state foreign policy is the totality of the dealings with the external environment। ये आप नोट करते चलें, a state foreign policy is the totality of its dealing with the external environment। Foreign policy is the result of an overall process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of actions in order to achieve goals and objectives। ये एक तीसरा पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है कि यहाँ पर आपके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ नताइज हासिल करने होते हैं, उस नताइज के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है और उसके लिए आपको लाएमल बनाना होता है कि किस तरीके से हम ये अचीव करेंगे। तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ, आप कोई भी आई कैन एक्सेप्ट ऑल द डेफिनेशंस, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस थ्योरिस्ट का नाम मेंशन करना है जिसने वो डेफिनेशन दी है। इफ़ यू डिसएग्री विद दीज डेफिनेशंस यू कैन फाइंड योर ओन एंड रिसर्च योर ओन डेफिनेशन एंड ऑल द डेफिनेशंस। देयर इज़ नो राइट थिंग एंड रॉन्ग थिंग इन सोशल साइंसेज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ whatever I am saying, जो डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हो, आप अपनी डेफिनेशन मुझे दे सकते हो। अगर मैं असाइनमेंट में या क्विज़ में कहीं आपको सवाल देता हूँ इस बारे में तो यू कैन डिसएग्री विद दैट एंड यू कैन गिव योर ओन, दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल।
Now coming to the determinants of foreign policy. Determinants means the factor affecting foreign policy. कौन कौन से उसकी components हैं, components जो फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हैं, उसके पार्टिकल्स कौन से हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी शक्लें कौन सी हो सकती हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी किस अंदाज़ में, किस ज़ाविये से, किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है या नमूदार हो सकता है। उसकी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में। कुछ फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल बैरूनी और कुछ फैक्टर्स हैं इंटरनल अंदरूनी। क्योंकि आप आइसोलेशन में नहीं रह रहे हो, एक मौजूदा ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हो, एग्जिस्ट करते हो, तो आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर हैं, आपकी कौम के अंदर हैं, आपकी जोग्राफ़ी में हैं, आपके मुल्क में हैं, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो बैरूनी हैं, जो एक्सटर्नल हैं, जो जिनका ताल्लुक़ आपकी जोग्राफ़ी से, आपकी टेरिटरी से, आपके पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं, बल्कि बैरूनी ताकतों से या बैरूनी माहौल से, सियासी माहौल जो है या दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो है। सो लेट्स डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर फर्स्ट। द फर्स्ट पार्ट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम और द पावर स्ट्रक्चर। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर कि दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा चल रहा है। अगर हम देखें इस सदी में, 20वीं सदी में कौन कौन से इंटरनेशनल सिस्टम्स वजूद में आ चुके हैं। हम जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो हमारे पास 2 किस्म के पावर्स थे। एक था सोवियत यूनियन, दूसरा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोवियत यूनियन वाज प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ अ कम्युनिज्म। अब ये अलग डिबेट है, ये एक अलग नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिस्ट का आइडिया क्या है, और अमेरिका का जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म। अब ये जो है ये इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। ये जो कन्फ्रंटेशन है कम्युनिज्म की और कैपिटलिज्म की, ये माशी अंदाज़ है, माशी तरीके से चीज़ों को देखते हैं डिफरेंट तरीके से। तो बहरहाल उस वक्त हमारे पास जो वर्ल्ड थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो बाइपोलर वर्ल्ड था। बाइपोलर वर्ल्ड में हमने देखा कि कोल्ड वार का एक सिलसिला शुरू हुआ 1939 जब से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, 1939 से लेकर 1991 तक 40-50 साल का जो अरसा है, इसमें कोल्ड वार कंटिन्यू रही और हमारे पास 2 सुपर पावर थे। हमारे फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमें पता नहीं था कि हम किसकी तरफ टिल्ट ज़्यादा करें। इंक्लिनेशन हमारी यूएसए की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए या यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। ये कन्फ्यूजन थी पूरी दुनिया में। और उसके बाद उसके नतीजे में कुछ अलाइंसेस बनाए। अलाइंसेस वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी कंट्रीज़ थी जो यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक में चली गई, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉक। कौन सी कंट्रीज़ थी जो सोवियत यूनियन के ब्लॉक में चली गई, उसको हम कहते हैं ईस्टर्न ब्लॉक। और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो ना ईस्ट के ब्लॉक में गए ना वेस्ट के ब्लॉक में गए, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाया जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट ऐसे मुल्क जिन्होंने समझा कि ये 2 ताकतें हैं, ये बड़ी मछलियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, हम किसी एक का साथ देंगे तो दूसरे से हमें थ्रेट होगा। और ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल फैसला था, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था जो कुछ ममालिक ने लिया था। नॉन अलाइन मूवमेंट की अलायंस को ज्वाइन करके इस तरह से किया था। तो बाइपोलर वर्ल्ड थी। बाइपोलर वर्ल्ड में हमने देखा कि प्रॉक्सी वार्स होती हैं। प्रॉक्सी वार क्या होता है कि 2 बड़े मुल्क लड़ते हैं आपस में, लेकिन जंग जो होती है वो उनकी सरजमीन पर नहीं होती, बल्कि जंग जो है किसी और गरीब मुल्क में होती है। फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, दे वर इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट एंड द कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन अफगानिस्तान। Now people of Afghanistan were suffering, the state of Afghanistan was suffering, Pakistan was deeply affected by the invasion of 1979, but the forces that were fighting on the boundary, on the border, that were Soviet Union and United States of America. So there's a series of proxy wars. You can search the idea कि proxy wars कौन सी थी, अमेरिका ने कौन सी proxy, वियतनाम में एक proxy war हुई, उसके बाद इराक की इन्वेजन तो तब अमेरिका ने 2003 में की, जब अमेरिका जब कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी 1991 में। इस तरीके से बहुत सारी इन्वेजन्स हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक की, और वो इसलिए हुई हैं कि आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, अपने ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ये थी कि जहाँ पर कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़े, कम्युनिज्म को कर्टेल करने के लिए उन्होंने अपना एक वेस्टर्न ब्लॉक बनाया,
और वेस्टर्न ब्लॉक में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। हम ये जब किताब पढ़ेंगे अब्दुल सत्तार की, तो उसमें वो डिस्कस कर रहा है द आइडिया ऑफ सेंटो एंड सीटो ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था और वो क्यों कर रहे थे सब कुछ। तो उसके बाद अब हमने 1991 के बाद देखा कि कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त आई, और शिकस्त आने के बाद अमेरिकन हेजमनी बन गई। अमेरिका एक सुपर पावर बन गया पूरी दुनिया का। अब अमेरिका का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन रिसेंटली हमने देखा 2018-2019 के बाद कि देयर इज़ अनदर कॉम्पिटिटर दैट इज़ कॉम्पीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट इज़ चाइना। चाइना डज नॉट हैव मिलिट्री पावर जितना अमेरिका के पास है, लेकिन चाइना इज़ कॉम्पीटिंग यूएस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज चाइना की जो टारगेट ऑडियंस है, मार्केट जो है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट हैं, या यूरोपियन मार्केट्स हैं। वन बेल्ट वन रोड, जिसमें हम ये कहते हैं OBOR, जो जिसमें सीपेक भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट उसका हिस्सा है। सीपेक का जो प्रोजेक्ट है वो $62 बिलियन का है, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने की है। और इस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना ने 62 कंट्रीज़ के साथ की है, जो पूरा यूरोप उसमें कवर होता है, अफ्रीका के कुछ ममालिक उसमें कवर होते हैं। और वन बेल्ट वन रोड एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, कि हम इकोनॉमिक सुपीरियरिटी हासिल करें अमेरिका के ऊपर। लेकिन अगेन चाइना इज स्टिल इमर्जिंग, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव, इट्स नॉट अ आई टू आई कॉन्टैक्ट, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि वो फेस टू फेस आ गए, लेकिन चाइना को अभी टाइम लगेगा। और इस तरीके से ये हम डिस्कस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पावर स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सिस्टम्स की बुनियाद में। ये पहला फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी का। दूसरा फैक्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बैनुल-अक़वामी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका क्या रोल होता है, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब पाकिस्तान की सियासत में हम देखते हैं सबसे बड़ा रोल जो है वो वर्ल्ड बैंक, IMF और FATF का है। ये कंट्रीज़ ये क्या करती हैं, ये कुछ इंसेंटिव, इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं दूसरे ममालिक को, और वो इसलिए प्रोवाइड करती हैं कि उनके कुछ पॉलिटिकल उनके मसाइल होते हैं, उन मसाइल को एड्रेस करें। फॉर एग्जांपल FATF जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम ले रहा हूँ, एक एक के मैं हिस्ट्री बयान नहीं कर सकता। ये आपको खुद ढूंढना है कि FATF कब बनी, किसने बनाई, इसका फुल फॉर्म क्या है, या एक्सेट्रा। माई होल इंटरेस्ट, my subject will be analytical and we will be discussing on the analysis कि इसका क्या बना। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफेक्ट करती हैं, ये सैंक्शंस लगाती हैं। अब ईरान का मसला ये है कि अमेरिका ने इन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। ईरान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपना ट्रेड, अपना जो इसका सरप्लस है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के फुली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ईरान एटॉमिक पावर नहीं बन सकता, उसको वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ईरान अपना ऑयल दुनिया को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिस तरीके से दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया सेल करता है, वो ईरान नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। यूनाइटेड नेशंस भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमने देखा है कि इनका रोल इतना मौसर नहीं है जितना होना चाहिए। ये सिर्फ प्रॉक्सीज, ये मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को कन्फ्रंट करती हैं, जैसे चाइना है, या इंडिया है, या दूसरे ममालिक हैं, जर्मनी है, रशिया है। ये अपना आपको असर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी फैसला साजी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपके प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए जो वहाँ पर ऑपरेट हों, काम करें। और इसी तरीके से पाकिस्तान भी इन इदारों को असरअंदाज करता है, और इनको इस्तेमाल करके एक ग्लोबल इमेज या ग्लोबल मैसेज सेंड करने के लिए, जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम है तो आप यूनाइटेड नेशन में जाकर कश्मीर के रेजोल्यूशन पास करवाएंगे और कश्मीर के मसाइल उजागर करेंगे। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये दूसरा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। थर्ड इज़ द इंटरनेशनल लॉ, के इंटरनेशनल कानून क्या कहता है, बैनुल-अक़वामी कवानीन जो हैं वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर आपका एक स्टेट के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना है, चाइना के कुछ आइलैंड्स हैं, चाइना का वियतनाम के साथ प्रॉब्लम है, चाइना की इंडिया के साथ कुछ बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ हैं, तो अगर कुछ कंट्रीज़ का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए और कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो उसकी आर्बिट्रेशन कौन करेगा, उसका फ़ैसला कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है।
उसके लिए ट्रीटीज़ होती हैं, ट्रीटीज़ साइन होती हैं, जिसमें आप बाहर के थर्ड मेंबर को, न्यूट्रल ऑब्जर्वर मेंबर को बुलाते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं। जैसे अब अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम है, अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस चल रहा है, अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में अमेरिका इन्वॉल्व है, दूसरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन अ रेजोल्यूशन कि अब यूएस एक पीसफुल तरीके से किस तरीके से एग्जिट करेगा अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान को किस तरीके से स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, और ताकि ऐसा ना हो कि हम जब जाएँ तो एक नई फोर्स आ जाए और एक वैक्यूम छोड़ के चले जाए, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान एक बार फिर जलने लग जाए आग के शोलों में, या फिर से एक्सट्रीमिज़म बढ़ जाए या टेररिज्म बढ़ जाए। तो यही प्रॉब्लम है, जब आप जंग करते हो, जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंग को ख़त्म करना आपके कंट्रोल में नहीं होता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होती है, ट्रीटीज साइन होती हैं, और इस तरह से फैसले इम्पोज किए जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये एक इंटरनेशनल अदालत है। एक तो सुप्रीम कोर्ट होती है आपकी मुल्क की, लेकिन उसके बड़ा, जैसे अभी रेकोडेक का केस था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान को पेनल्टी लगी थी $6 अरब की, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आई थी आपके पास इन्वेस्ट करने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उनको प्रोजेक्ट ख़त्म करना पड़ा, और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए आपके खिलाफ, तो उन्होंने आपके ऊपर पेनल्टी लगा ली। अभी पाकिस्तान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये एक असरअंदाज होता है फॉरेन पॉलिसी में। तीसरा जो है वो है अलायंसेस का, जो हमने टॉपिक छोड़ा अभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक का, वो हम आपको डिस्कस जो बड़े बड़े ममालिक थे कोल्ड वार में, वो हम डिस्कस करेंगे। अलायंसेस, जब हम अलायंसेस बनाते हैं सियासत में, इंटरनेशनल अलायंसेस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलायंसेस की बात नहीं कर रहा। अलायंसेस हम ये अज्यूम करते हैं एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट, एज ए थ्योरिस्ट, हम थ्योरी में ये अज्यूम करते हैं कि रियासतें जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, स्टेट्स आर रैशनल। वी बिलीव दैट दे आर बिहेविंग इन द सेल्फ इंटरेस्ट, and they are behaving in the best of their interest, and they are representing their people. So इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि इस किस्म का फैसला क्यों किया। उनकी हुकूमत जो नुमाइंदगी कर रही है, जो इलेक्टेड हुकूमत है या इलेक्टेड नहीं है, अगर आमिर भी है वहाँ पर डिक्टेटर भी है, उसने अगर फैसला किया है, लेकिन हम इन थ्योरी जब डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि स्टेट्स जो होती हैं वो रैशनल होती हैं। अलायंसेस इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द स्टेट। आपने कौन सी साइड ली हुई है, अगर एक जंग चलती है, अगर झगड़ा चलता है, आपने किसकी साइड ली हुई है, तो वो आपके फैसलों को असरअंदाज करेगा। अगर मेरा अपनी ज़ाती राय है, अगर हम अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन ना करते या सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका 1979 की जो अफ़गान वार हुई, उसमें हमने अमेरिकन ब्लॉक को, वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट किया और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, तो अगर हम नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ चले जाते, हम ना अमेरिका ज्वाइन करते ना सोवियत यूनियन ज्वाइन करते, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते थे, किसी भी कन्फ्लिक्ट में आप इंगेज ना होते। या फिर क्योंकि आपके टिल्ट थी, आपकी इंक्लिनेशन थी 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ को अगर जनरल बुश, प्रेसिडेंट बुश फ़ोन करके कहते हैं, फ़ोन करके ऑन वॉर ऑफ टेररिज्म कि आर यू अगेंस्ट अस और आर यू विद अस, सो यू डोंट पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट पोजिशन इफ़ यू डोंट इंगेज योर सेल्फ विद अ सुपर पावर दैट मच। आप अगर किसी के इन्फ्लुएंस में हैं तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। या पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ हैं, पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुरानी वाबस्तगी है। अगर आज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ये कहे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये फ़ैसला करना, क्योंकि आप जो अलायंस बनाते हैं उसके बाद उसके इन्फ्लुएंसेस आते हैं और आपके उनके ऊपर फैसला, आपके ऊपर असरअंदाज करते हैं। तो एक और तीसरा ब्लॉक बना, एक था ईस्टर्न ब्लॉक जो सोवियत यूनियन का ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक जो अमेरिका का ब्लॉक। तीसरा था NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, इन 1961 में ये बना। ये अब अगेन आप रिसर्च करेंगे कि नॉन नेम क्यों बनाई गई, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कौन कौन सी कंट्रीज़ में, आपको जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना बैलेंस गेन कर रहा था कि हम इक्विलिब्रियम सेट करें। भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि हम सोवियत यूनियन और USA दोनों को बैलेंस करके चलें, ताकि हम एडवांटेज दोनों से हासिल करें, दोनों से फ़वाइद हासिल करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम किसी एक बड़े सुपर पावर को
अपसेट कर दें या नाराज़ कर दें तो उसके नतायज का हमें मुश्किल सामना करना पड़ेगा। अगर आपके गांव में दो बड़े वडेरे हों, आपस में उनकी लड़ाई चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं कि दोनों से बना कर रखें, आप किसी एक को नाराज़ नहीं करते। तो वेस्टर्न अलायंस जो बना वो 1948 में बना। वेस्टर्न अलायंस मतलब अमेरिकन अलायंस। ईस्टर्न अलायंस जो सोवियत यूनियन का अलायंस बना था वो 1965 में। नेशनल नॉन अलायंस मूवमेंट जो बना उसमें 120 रियासतें हैं, अभी मैंने चेक किया गूगल पे, जिसकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो थी। इंडिया इसका सरप्रस्त था। इंडिया ने न अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन किया था, न सोवियत यूनियन का ब्लॉक ज्वाइन किया था। इंडिया, क्यूबा, चाइना, इजिप्ट, लीबिया, अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन किया है 1979 में। इट्स अ वेरी आयरॉनिकल, एट द सेम टाइम यू आर सपोर्टिंग वेस्टर्न ब्लॉक, अमेरिका को आप सपोर्ट कर रहे हो सोवियत यूनियन में, अफगानिस्तान में, और एट द सेम टाइम यू आर ज्वाइनिंग नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट में तो ये था कि हम किसी एक ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना अमेरिका को करेंगे ना सोवियत यूनियन को करेंगे, लेकिन यू आर ओपनली सपोर्टिंग अमेरिका अगेंस्ट सोवियत यूनियन एंड यू एट द सेम टाइम यू आर ज्वाइनिंग, पाकिस्तान इज ज्वाइनिंग नॉन अलाइन मूवमेंट इन 1979। ईस्टर्न ब्लॉक में अगर पुराना नक्शा आप उठा के देखें, जब सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जो आज आपको रियासतें नज़र आती हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, दूसरे छोटे छोटे 12 से 13 मुल्क हैं, इन सबको इंटीग्रेशन करके अगर देखेंगे तो पुराने ज़माने इसको कहा जाता था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ईस्टर्न ब्लॉक में था, पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी था, जर्मनी डिवाइडेड था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में। जो वेस्ट जर्मनी था वो वेस्टर्न ब्लॉक में था, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। ईस्ट जर्मनी जो था वो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था। हंगरी था और बुल्गारिया था, ये सारे थे ईस्टर्न ब्लॉक में। वेस्टर्न ब्लॉक में बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूएसए, यूके, तुर्की, स्पेन एंड वेस्ट जर्मनी। जो तुर्की है, तुर्की का आपको समझना चाहिए कि तुर्की का एक बहुत बड़ा हुआ था मसला खिलाफत मूवमेंट में। अगर पाकिस्तान सीरीज़ में हमने पढ़ा हो, खिलाफत मूवमेंट में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अलायंसेस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन तुर्की को शिकस्त आई थी। बाद में तुर्की के ऊपर पेनल्टीज़ पड़ी थी, जिसमें खिलाफत मूवमेंट फिर नाकाम हो गई थी और तुर्की की डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। ऑटोमन एम्पायर जो था, सल्तनत ओस्मानिया, वो 1923 में कोलैप्स हो गई थी। तो ये मैंने आपको मेजर ब्लॉक्स बता दिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे, आपकी नज़र इस पर हो कि कौन सी कंट्री किसका साथ दे रही थी और कौन से ममालिक आपस में गठजोड़ करके बैठे थे और किसके खिलाफ कौन सी साजिशें चल रही थी। जो पांचवा फैक्टर है वो है मिलिट्री स्ट्रेटजी और आर्म रेस। अब आर्म रेस की तारीख बहुत पुरानी है कि आप एक ममालिक अगर आपका दोस्त है या दुश्मन है, अगर वो आपके ऊपर मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आपके ऊपर बर्तरी उसकी हासिल कर रहा है, तो इट इज़ कंपल्शन फॉर यू टू गेन दैट मिलिट्री एडवांटेज, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दैट तो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए थे पाकिस्तान से बहुत पहले, आई थिंक 70s में किए थे न्यूक्लियर धमाके। तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला था इंडिया के थ्रेट का कि इंडिया अब एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर नहीं था 1970 में। तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर यह हावी कर दिया था। भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन हम एटॉमिक धमाके ज़रूर करेंगे। ये क्यों कहा था? बिकॉज इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। इफ़ यू हैव एन एनिमी sitting in the border with atomic power and you don't have that atomic power, then that means it is a threat, that state is a threat to your survival. तो आपने एटॉमिक पावर बन गए 1998 में ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ताकि आपकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म थी, कॉलोनिज्म चल रहा था, तो नेवल सुप्रीमेसी थी ब्रिटिश के पास। तो फ्रांस और रशिया ने पहली बार चैलेंज किया था ब्रिटिश को कि नेवल सुप्रीमेसी क्या होती है? जो समुद्री जहाज़ थे या समुद्री रास्ते थे वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में किए हुए थे और उसको चैलेंज किया था पहली बार रशिया ने और फ्रांस ने। तो इस तरह से जो राइवलरी चल रही है वो पाकिस्तान और इंडिया में राइवलरी है, चाइना और इंडिया में राइवलरी है, यूएस और चाइना में राइवलरी है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में राइवलरी है, तुर्की और ग्रीस में राइवलरी है आपस में। इस तरीके से ये आर्म रेस चलती आ रही है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर से पांचवा और आखिरी फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक फैक्टर्स। ये बिल्कुल बेसिक हैं, ये इसमें समझने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि लेक्चर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन लेक्चर जितना तवील होगा अपलोडिंग करने में उतना बड़ा टाइम लग जाएगा।
तो इसलिए द फर्स्ट फैक्टर इन डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ इंटरनल फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज ज्योग्राफी, साइज एंड पॉपुलेशन। आपकी मुल्क में सकत कितनी है, आपकी ज्योग्राफी कौन सी है। ज्योग्राफी इज जेनेटिक, ज्योग्राफी इज गिवन, यू कैन नॉट चेंज योर ज्योग्राफी, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। साइज आपकी कितनी बड़ी है, आपके बॉर्डर्स किन किन ममालिक के साथ टकरा रहे हैं। पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, आप जितनी बड़ी पॉपुलेशन होंगी ये उसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास उतने सारे रिसोर्सेज होंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होगा। पाकिस्तान हैज़ 220 मिलियन पॉपुलेशन, सो इट is a opportunity as well, it is a threat as well, because you are exposed to your enemy. in इंडिया की 1.5 बिलियन, 1.5 अरब आबादी है, तो इंडिया को थ्रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान के तो 20 करोड़ हैं, उनके 1 अरब लोग हैं, तो इंडिया इज़ मोर एक्सपोज टू थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। So population, size and geography, this is factor number 1, and there is the external factor, internal factor affecting foreign policy. Number 2, economic development and natural resources. Pakistan is a rich country, we know that, we have minerals, we have resources, we have mountains, हमारे पास हर किस्म के मौसम होते हैं, और पाकिस्तान में ये आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इट्स नॉट माई स्पेशलिटी, पर वी नो दैट पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड्स मौजूद हैं, जिसमें हम अपना अनाज जो है वो बो सकते हैं। दूसरी किस्म के हमारे पास आम होते हैं, हमारे पास खजूर होते हैं, हमारे पास मसाला जात होते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी, अब नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है। इकोनॉमी में पाकिस्तान मार खा रहा है, इकोनॉमिक कॉम्पीट अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ। जीडीपी ग्रोथ कितनी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, जीएनपी कितनी है, एनएनपी कितनी है, ये इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के। ट्रेड आप कितने ममालिक के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हम ट्रेड करें यूरोपियन मार्केट्स में। जब प्रेसिडेंट जरदारी थे वो कहते थे कि हम यूरोपियन मार्केट में हमें एक्सेस दी जाए, हम वहाँ पर ट्रेड कर सकें। पाकिस्तान ने इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए मुआहिदा किया था ईरान के साथ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसी सिलसिले में अपने चाइना के साथ सीपेक के मुआहिदे कर रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और वो टेंशन रिड्यूस करेगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन देयर आर फोर्सेस इन द कंट्री दैट डू नॉट अलाउ यू टू ट्रेड विद India. President Zardari also gave the status of most favored nation (MFN) status to India, which was a very controversial decision, and there was a lot of pressure on him as well. The third factor is military capability. Military capability is the same. Military strategy is a different factor. Military capability कौन सी है आपके पास? अगर आप एटॉमिक पावर हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने डिस्कस किया चाइना और यूएस को, तो चाइना के पास मिलिट्री पावर इतनी नहीं है जितनी यूएस के पास है। तो चाइना कैन नॉट टेक कन्फ्रंटेशन, कैन नॉट अफोर्ड टू टेक कन्फ्रंटेशन। चाइना की वो अप्रोच भी नहीं है कि हम डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में इन्वॉल्व हों। चाइना का पूरा इकोनॉमिक मॉडल है और चाइना की पूरी फिलॉसफी है, पैसिफिस्ट हैं, नॉन वायलेंट हैं, इस तरीके से। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा, चौथा फैक्टर है पॉलिटिकल सिस्टम आपका कौन सा है। आपके पास डेमोक्रेसी है, आपके पास मोनार्की है, आपके पास अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है, और वो पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को। आपके पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं। क्या जमहूरियत, जमहूरी लोग होते हैं वो किस किस्म से फ़ैसले करते हैं, उनकी इंक्लिनेशन कौन सी है, किस किस्म के फ़ैसले काबिल कबूल हैं आवाम के लिए, और किस किस्म के फ़ैसले आपका लीडर कर सकता है, एक सलाहियत कितनी है लीडर के पास, पोटेंशियल कितना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स to, it's a determinant of a foreign policy, and it's a fourth factor. The fifth factor is the personality and the character of the leader. अगर आपके लीडर्स करप्ट होंगे, अगर आपके लीडर्स नाअहल होंगे, अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन नॉट लीड द कंट्री, यू कैन नॉट स्टीयर द कंट्री टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. It's very difficult for you to convince the world that if your leader do not represent you in a way that you deserve to be represented by your leadership. So एक इंडिविजुअल का फेस जो है वो किस किस्म का फेस है, वो उसकी पोटेंशियल्स
उसमें पोटेंशियल क्या है, उसने पॉलिटिकल कैरियर किस तरीके से शुरू किया था, उसने कौन कौन से फैसले किए थे, आगे किस किस्म के फैसले करने की सलाहियत रखता है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को किस किस्म की हद तक मुतासिर करता है, या उसकी टारगेट ऑडियंस कैसी है जो उसको परसीव किया जाएगा बाहर से. पर्सनैलिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ द लीडर, दैट इज़ अ फिफ्थ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू determinant of foreign policy, and that is the domestic factor. छठा डोमेस्टिक फैक्टर है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स. पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती हैं? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, एएनपी. प्रेशर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स कौन से हैं? ताजरों का अलग ग्रुप है, सहाफ़ियों का अलग एक प्रेशर ग्रुप है, बिजनेसमैन तो तजारत पर ताजर सारे एक ही बात हो गई. और एक्टिविस्ट जो हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनका एक अलग ग्रुप है. फेमिनिस्ट जो हैं, औरतों के हुकूक वाले, उनका एक अलग ग्रुप है. फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए उनका एक अलग ग्रुप है. तो देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन प्रेशर ग्रुप्स दैट डिज़ाइन द पॉलिसी, who make decisions and who implement those decisions. So this is a sixth factor. Political parties एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स. कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मतलब क्या है? एक होता है इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरा होता है प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने में, कोई भी सोशल मूवमेंट चलाने में, अपना फैसला. किसी ज़माने में एमक्यूएम जब कराची में एक्टिव हुआ करती थी तो एमक्यूएम वाज पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज ए प्रेशर ग्रुप, because it has a bargaining power to blackmail the federal government to get things done in her own way and in the interest of the MQM. So इस तरीके से कुछ पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स भी होती हैं. सातवां फैक्टर जो है वो है प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन. प्रेस आपके बारे में क्या राय रखता है, आपके सहाफ़ी जो हैं, आपका पब्लिक ओपिनियन किस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल वर्ल्ड में परसीव किया जाता है. पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं जो बड़े ख़तरनाक किस्म के असरात होते हैं हमारे इमेज के ऊपर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, क्योंकि ये लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो मैं अवॉइड करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना कहूँ जो सोशल मीडिया पे चली जाएं. पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है. हमारे जुडिशरी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. कुछ केसेस हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन किसी हल तक नहीं निकलता. कुछ सोशल इश्यूज़ हैं. आजकल रेप्स जो औरतों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिशें चल रही हैं. कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं. दे आर फैनेटिक्स एंड दे आर अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन. And women is not free in Pakistan. Transgenders are not free in Pakistan. Journalists are not free in Pakistan. So there are threats, and it's a daily, everyday business that is happening in Pakistan. And the last factor, eighth factor of the domestic factor of foreign policy is science and technology. हमने देखा है कि यूरोपियन मॉडल, जो यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज़ हैं या चाइना इटसेल्फ बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं. वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है, वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर एजुकेशन के जो रिसर्च एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर है. आजकल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, उन मुल्कों में सलाहियत है वैक्सीन बनाने की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं. आपको अगर एवरीडे साइंस मसलों का हल चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, आपकी प्लानिंग बेहतर हो, आपकी सिटीज़ की प्लानिंग बेहतर हो, डेवलपमेंट बेहतर हो, इकोनॉमिक मॉडल बेहतर हो, तो आपका जो कोर प्रॉब्लम है वो है रिसर्च में. साइंस एंड रिसर्च क्या है कि दूसरे ममालिक एक मसले को किस तरीके से हल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पॉपुलेशन का. अब पॉपुलेशन को, ये एक पॉलिटिकल मसला है पाकिस्तान में, क्योंकि मजहबी जमातें कहती हैं कि आप पॉपुलेशन को रोक नहीं सकते. पॉपुलेशन को रोकना गैर शरई है, गैर इस्लामी. उसके खिलाफ कोई आर्ग्यू कर सकता है कि ये गैर इस्लामी नहीं है, या प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कि उम्मत को रोकना कितना बड़ा गुनाह है या नहीं है. ये एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है जो कुछ लोग देते हैं. लेकिन आप 220 मिलियन लोग हो गए, इनको खिलाना है, इनको रोटी देनी है, इनको नौकरी देनी है, इनको सेहत देनी है, इनको इंसाफ देना है, इनको सिक्योरिटी देनी है. ये रियासत के लिए बहुत बड़ा मसला है एंड इट इज़ नॉट डिस्कस्ड. लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप इस मसले को एड्रेस कर सकते हैं.
लेकिन वो काबिल कबूल कितना होगा, एक्सेप्टेबल कितना होगा, वो हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैकबोन जो है वो है एजुकेशन। आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करें, हमारा एजुकेशन का बजट 2% हो, जिस मुल्क का 2% एजुकेशन बजट हो, तो वो किस तरीके से क्लेम कर सकता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में कोई बेहतरी ला सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन है पूरा। अब हम सेकंड लेक्चर जो हम करेंगे वो हम करेंगे बुक से, जो बुक मैंने अब्दुल सत्तार की दी है, चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। उसकी मैं आपको 5-5, 10-10 पेज रीडिंग पहले दे दूंगा, वो आप रीडिंग कर लेंगे, उसको हम डिस्कस कर लिया करेंगे। और इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम रेगुलर क्लासेस भी ले सकें। थैंक यू वेरी मच।